हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम के प्रोसीजर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने भी इन दोनों पॉलिसीज़ को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी दुर्घटनावश मृत्यु या फिर विकलांगता के केस में इन दोनों पॉलिसीज़ का जो क्लेम है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका पूरा जो हम डिटेल ओवरव्यू है उसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी दुर्घटना के केस में सबसे पहले आपने 30 दिन के अंदर अंदर बैंक में क्लेम के लिए रिपोर्ट करना है। यानी कि जिस भी डेट को कोई दुर्घटना कस्टमर के साथ हो जाती है उसकी 30 दिन के अंदर अंदर या तो कस्टमर खुद या फिर उसका नॉमिनी या फिर नॉमिनी के साथ अगर कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो चुकी है तो उसके केस में उसका लीगल हेयर जो होगा वो बैंक में 30 दिन के अंदर अंदर अप्रोच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बैंक जो है आपके क्लेम प्रोसीजर को वेरीफाई करेगा। उस वेरिफिकेशन के लिए बैंक ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निर्धारित किए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देखिए कुछ इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले तो आपका डिसेबिलिटी या फिर डेथ का सर्टिफिकेट। सेकंड, क्लेमेंट का आधार और पैन। क्लेमेंट में कस्टमर खुद भी हो सकता है या फिर उसका नॉमिनी। थर्ड पॉइंट जो है नॉमिनी या फिर क्लेमेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स जितने भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी एट्सेट्रा। नेक्स्ट, एप्लीकेंट या फिर अकाउंट होल्डर जिसने भी इस पॉलिसी को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके जो अकाउंट की जो पासबुक है वो। साथ में डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट देखिए क्लेमेंट का भी हो सकता है या फिर नॉमिनी का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लीगल हेयर सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स देखिए, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उसकी फैमिली का नेक्स्ट मेंबर रहेगा जो भी कानूनी रूप से उसके सारे क्लेम्स का जो कानूनी वारिस होगा उसे हम लीगल हेयर्स बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसका अगला प्रोसीजर समझते हैं। जब भी कस्टमर बैंक में अप्रोच करता है पॉलिसी के क्लेम के लिए तो बैंक का जो भी स्टाफ होता है वो आपके क्लेम को वेरीफाई करेगा। वो आपके अकाउंट को, जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उसके अकाउंट को चेक करेंगे कि क्या उसके अकाउंट से इन दोनों पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम था वो उस साल के लिए डेबिट किया गया है या नहीं, और उस क्लेम की जो करेक्टनेस है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, बैंक या फिर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आपने इस पॉलिसी को सब्सक्राइब किया हुआ है आप अपने क्लेम फॉर्म जो है वहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके क्लेम को 7 दिन के अंदर अंदर बैंक अपने रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एजेंसी जिसके साथ भी उन्होंने इन पॉलिसीज़ के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है आपके क्लेम फॉर्म को अपने जो पार्टनर इंश्योरेंस एजेंसी है वहाँ फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके क्लेम को रिसीव करती है। वो आपके क्लेम को सर्टिफाई करेंगे कि क्या आपने पहले क्लेम इस मिस हैपनिंग के लिए क्लेम पहले तो नहीं लिया है। ठीक है, ये इंश्योरेंस एजेंसी अपने बिहाफ पर वेरीफाई करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कस्टमर ने इस पॉलिसी के लिए पहले क्लेम ले लिया है तो वो आपके क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा कि जिस डेट को बैंक आपके क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करता है उस दिन से 7 दिन तक इंश्योरेंस कंपनी के पास ये टाइम रहता है कि वो आपके क्लेम को वेरीफाई करेगा। या तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके क्लेम को या तो एक्सेप्ट कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। दोनों ही केस में या तो वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे वो बैंक को साथ साथ नॉमिनी का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनको इंटीमेट कर देगी कि हमने आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो आपके क्लेम का जो लेटेस्ट स्टेटस होगा वो भारत सरकार का जो जन सुरक्षा पोर्टल है उस पर भी अवेलेबल होगा जिसका कि लिंक है www.jansurakshagov.in/MIS। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटे मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 30 + 7 + 7 दिन का है। यानी कि
किसी भी मिसहैपनिंग के केस में 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी अकाउंट होल्डर या फिर उसका नॉमिनी या फिर लीगल हेयर, उसे 30 दिन के अंदर अंदर क्लेम के लिए बैंक में रिपोर्ट करना है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग से 7 दिनों के अंदर अंदर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपके क्लेम का जो फॉर्म है उसको अपने जो पार्टनर इंश्योरेंस कंपनी है उसे फॉरवर्ड कर देंगे। और जिस तारीख को इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के बिहाफ पर रिसीव होगा, उसके 7 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आपके क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मोटे तौर पर अगर समझें तो बैंक या फिर बैंक की जो इंश्योरेंस कंपनी है, कस्टमर की एप्लीकेशन से लेके उसके फाइनल एक्सेप्टेंस के बीच या रिजेक्शन के बीच टोटल 30 प्लस 14 दिन का, यानी कि हम 44 दिन का जो टाइम है वो मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए कस्टमर ने अपना फॉर्म बैंक में या पोस्ट ऑफिस में साइन करके तो दे दिया था, लेकिन बैंक ने जो है उसकी पॉलिसी का जो मैंडेट फॉर्म है उसको डेबिट नहीं किया। ठीक है, यानी कि कस्टमर जो है वो अपना फॉर्म साइन करके दे देता है और बैंक जो है गलती से या किसी भी वजह से कस्टमर के अकाउंट को डेबिट नहीं कर पाता है, और उसी दौरान ही कस्टमर के साथ कोई इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है। उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स? इस केस में होगा ये कि जो इंश्योरेंस कंपनी है आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन क्योंकि कस्टमर ने तो अपना मैंडेट दिया हुआ था, तो अब जो है क्लेम की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस की रहेगी। यानी कि इस केस में आपका जो भी क्लेम बनता है, या तो वो डेथ क्लेम होगा या फिर जो डिसेबिलिटी क्लेम होगा, वो अब बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि मोटे मोटे तौर पर जो हम बेसिक टर्म्स अब तक बोलते आए हैं वो क्या हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए, अपॉइंटी अपॉइंटी वो बंदा होता है जिसको कस्टमर ने नॉमिनेट किया है अपने मैंडेट में। सेकंड पॉइंट आता है कि फ्रेंड्स कि अगर नॉमिनी जो है उसकी पहली डेथ हो जाती है, ठीक है, जिस तारीख को ये क्लेम जो है बैंक में आता है उस डेट से पहले ये जो हमारा रजिस्टर्ड नॉमिनी या फिर अपॉइंटी जिसको कि अकाउंट होल्डर ने नॉमिनेट किया हुआ था उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में ये जो क्लेम है उसकी लीगल हेयर को पास कर दिया जाएगा। लीगल हेयर कौन होता है फ्रेंड्स? लीगल हेयर को हिंदी भाषा में कानूनी वारिस कहा जाता है, और लीगल हेयर का जो सर्टिफिकेट है वो नोटरी के बिहाफ पर इशू किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि डिसेबिलिटी या फिर डेथ को कैसे जज किया जाएगा। अगर तो देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर की दोनों आँखें, दोनों हाथ, दोनों पैर ये खराब हो जाते हैं, या फिर एक आँख, एक पैर और एक हाथ, ये तीनों एक बारी में ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस को टोटल डिसेबिलिटी के अंडर काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर दुर्घटनावश कस्टमर की दोनों आंखें चली जाती हैं, या फिर दोनों हाथ चले जाते हैं, या फिर पैर चले जाते हैं, दोनों ही, और अगर इन दोनों में से एक आंख, एक पैर या फिर एक हाथ का लॉस हो जाता है, तो इसको टोटल डिसेबिलिटी के अंडर काउंट किया जाएगा, और इस केस में कस्टमर को 2 लाख रुपए का क्लेम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर को एक आंख, एक पैर या फिर एक हाथ का लॉस होता है, तो इस केस को पार्शियल डिसेबिलिटी के अंडर काउंट किया जाएगा, और इस केस में जो उसका क्लेम अमाउंट बनता है वो टोटल 1 लाख रुपया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डेथ या डिसेबिलिटी के क्लेम्स के लिए वो क्या रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो परमानेंट डिसेबिलिटी के सपोर्ट में जो या फिर डेथ के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो मेन तौर पर एफआईआर, पंचनामा, या फिर डॉक्टर या फिर जो हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके बिहाफ पर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंडर जो डेथ सर्टिफिकेट है वो या तो आपका हॉस्पिटल इशू करेगा, या फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ में लग सकती है आपके। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में आपका जो आपका जो लेटेस्ट जिसने आप डॉक्टर ने आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो वेरीफाई की होगी वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर अगर मान लीजिए कस्टमर की डेथ जो है वो स्नेक बाइट या फिर पेड़ से गिरने की वजह से होती है, या फिर
हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के दौरान हो जाती है, तो इस केस में भी जो डॉक्टर का जो लेटेस्ट लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको भी आप बैंक में पुट अप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। डिटेल्स के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।